Recording in progress. मैम हाँ जी, मैम आपने कल एक ब्रिक बताई थी कि फाउंडेशन के लिए यूज करते हैं वो। फाउंडेशन के लिए यूज करते हैं, क्या बताया था मैंने? ओवर हीटेड वाली फाउंडेशन के लिए यूज करते ओवर हैं मैम। करंट, हाँ जी मैम। ओवर करंट यूज नहीं करेंगे, ये बोला मैंने। हाँ जी ओवर मैम। करंट और जामा ब्रिक्स जो होती है ना, वो ज्यादा जली हुई होती है, ठीक है, मतलब हाँ जी। ज्यादा पक जाती है, ठीक है, ये मतलब टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है। तो वो क्या करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि फाउंडेशन में दिखना तो है नहीं, अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, ऊपर देख रहा है, सुपरवाइजर है, तो तब तो वो ध्यान देगा, लेकिन नहीं तो वो क्या करेगा, क्योंकि ईंटें तो कुछ ना कुछ तो आती है ऐसे वाली जब हम लोग लेके आते हैं, क्योंकि हाँ जी देने मैम। वाले भी दे दी, या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर वैसे वाली ईंटें मंगवा लेगा, तो जहां पे ऐसे लगता है ना उसको कि ये चीज तो दिखेगी नहीं। अब आगे जैसे ये पढ़ेंगे ना हम सैनिटरी वाला वाटर सप्लाई पाइप में, इसमें भी वो क्या करता है, जैसे अच्छी क्वालिटी वाली जो पाइप होंगी, ठीक है, जो बढ़िया वाली है, वो जो एक्सपोज होंगे दिखेंगी, वहां पे तो ठीक लगा देगा, लेकिन जहां पे उसको पता है कि अंडरग्राउंड जो पाइप लगेंगी वो कौन सा दिखनी है किसी को, तो वो उसमें भी गड़बड़ करता है वो कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाने के चक्कर में। ठीक है, तो वो जामा ब्रिक्स जो है, वो ओवर ब्रंट ब्रिक और जामा ब्रिक दोनों कुछ भी बोल सकते हैं उसमें, तो वो ज्यादा जली हुई ईंटें क्या करते हैं, वो उसके नीचे लगा देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होती है। जो अच्छी क्वालिटी की है ब्रिक फाउंडेशन में वही यूज होनी चाहिए। चलो, जिसने आना था वो आ ही गए होंगे। चलो फिर मैं अभी ये दोबारा रिपीट करूँ। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग उसके बारे में कि कौन कौन सी मेजर आइटम है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन 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 सी आइटम है जिनके ऊपर ज्यादा क्वालिटी हमें को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। अर्थवर्क और मशीनरी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आरसीसी है। आरसीसी में रेनफोर्स और कंक्रीट को उसने क्या है अलग अलग डिवाइड कर दिया है, कि जब हम लोग क्या है, रेनफोर्स सीमेंट में क्या होता है, स्टील होता है और कंक्रीट होता है, और जब हम क्या है इसको क्रिटिकली इवल्यूशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मेन होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। इन्हीं के ऊपर सारा स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। बीम कॉलम आपका जो स्लैब हो गई, वो सारी चीजें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। कंक्रीट इंपॉर्टेंट आइटम है कंस्ट्रक्शन वर्क में, सबको पता है ये चीज, इसीलिए जब हमें उस पे एग्जामिन करना है और स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कंक्रीट शुड बी बिगिन आफ्टर द क्वालिटी इंस्पेक्टर रिव्यू ऑल प्रिपरेशन। जो भी चीजें होती क्रिटिकल सिचुएशन होती है उनको सारों को रिव्यू कर लेते हैं क्वालिटी इंस्पेक्टर, तब जाके इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऐसे ही इसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो in fact he should be present, observe the quality of mix throughout the process। throughout the process मान लो हम क्या है, सबसे पहले बैचिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्लेसिंग करेंगे, कंपैक्शन करेंगे। ये सारा जो प्रोसेस होता है थ्रू आउट द जो प्रोसेस होता है, उसमें उसे क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके ऊपर चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला जो पॉइंट है वो है आपका कि जो डिजाइन मिक्स यूज किया है, लाइक आप M20 यूज कर रहे हो, M15 यूज कर रहे हो, 10 यूज कर रहे हो, 25 यूज कर रहे हो, जो भी आप डिजाइन मिक्स यूज कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो उसमें मिक्स होता है वैसे होना चाहिए। ठीक है, इंग्रेडिएंट उसी के हिसाब से होने चाहिए, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट जो हम मिक्स करेंगे। उसके बाद दूसरा, जो भी इंग्रेडिएंट आप मिक्स करो तो इस तरीके से मिक्स करना चाहिए कि यूनिफॉर्म कलर जो हमारे कंक्रीट का आता है, मसाले का आता है, वैसे वाला हमें मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कम ज्यादा मिक्स कर दिया, उसके हिसाब से क्या है हमारा मिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो मिक्स हमने तैयार किया है
उसके अंदर एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए और डिजायर वर्केबिलिटी होनी चाहिए। तो वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये चीजें तो तुमने पहले पढ़ी हुई है। वर्केबिलिटी जिसके साथ हम लोग काम करना चाहते हैं, लिक्विड फॉर्म में है या थोड़ा हार्ड फॉर्म में, किस टाइप में है वो, उसी हिसाब से हमें होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो पूरा कंट्रोल होना चाहिए जितने भी प्रोसेस होते हैं। बड़ा जो काम है कंक्रीट का, छोटा मोटा काम है, अगर हल्का फुल्का हम घर पे कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो मिक्सिंग, प्लेसिंग, कंपैक्शन, क्यूरिंग, जो भी प्रोसेस होता है उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए और उसको सस्ता बनाने के लिए हर एक बात के ऊपर ध्यान देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट, वाटर सीमेंट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वाटर सीमेंट रेशो प्रॉपर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। जब हम स्लम टेस्ट करें तो उसकी वैल्यू क्या आए, मिनिमम आए। स्लम टेस्ट अगर तुम्हें नहीं पता तो ऐसे बकेट टाइप में एक क्यूब होता है, क्यूब जैसे होता है ना, ऐसे क्यूब में लेते हैं हम, ऐसे बकेट टाइप होता है, उसके अंदर कंक्रीट फिल कर लेते हैं, फिर नीचे से उसको खोल देते हैं। खोलते हैं तो वो नीचे गिरेगा, मतलब इसी शेप में जो इसका है, इसी शेप में आएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमने बनाया है स्लम, वो पूरा सही है। अगर इसी शेप में नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि उसमें दिक्कत है। ठीक है, तो वो चेक करते हैं हम लोग। तो स्लम की वैल्यू क्या है, मिनिमम आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बोल रहा है, ये कब आएगी, जब वाटर सीमेंट रेशियो पे कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट जो बोला कि लार्ज स्केल पे हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो जब हम वेट करते हैं एग्रीगेट को, तो उसके लिए वेटिंग मशीन जो होती है ऑटोमेटिक, वो यूज करो। क्योंकि घर पे तो हम लोग छोटा मोटा अगर काम करते हैं, कुछ भी ले लेंगे, हम बाल्टी ले लेंगे या फिर जो तसला तो वो ले लेते हैं, कुछ भी करके हम एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल पे काम है तो अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं है, जो मशीनें मिक्स करती हैं उसी के हिसाब से मिक्स होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो लेबर वाले हैं वो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक होती है। वो कैसे चेक करते हैं, हम लोग क्यूब बनाते हैं उसका। तो क्यूब बनाएंगे हम लोग, क्यूब बनाते हैं तो साइड पे जो हम मिक्स किया है हमने, उसमें से हम निकाल के क्या है, लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, टेस्टिंग करेंगे फिर कि वो डिजायर स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए थी, जो हम चाह रहे थे अचीव स्ट्रेंथ करना, क्या वो वैल्यू उस हिसाब से आ रही है। अगर आ रही है तो ही हम लोग वो कंक्रीट क्या है, यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारा ऊपर इसने सारा किससे रिलेटेड दे रखा है कि जो मिक्स बनाने जा रहे हो आप, वो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल बता रहा है कि वाटर सीमेंट रेशो सही हो, ठीक है, एग्रीगेट सही हो, ठीक है, मिक्स जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। और वेटिंग करते हैं जब मतलब उनको मिक्स करने के लिए बैचिंग जो हम कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। उसके बाद जब हम लोग प्लेसिंग कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं कंक्रीट को और कंपैक्ट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो तब क्या होना चाहिए, सेग्रीगेशन हमने पढ़ा था कि उसके पार्टिकल अलग नहीं होने चाहिए। हनी कॉम्बिंग में क्या होता है कि गैप रह जाते हैं उसके बीच में, तो वो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। प्लेस करेंगे सेग्रीगेशन तब होगा, कंपैक्शन करेंगे हनी कॉम्बिंग तब आएगी प्रॉब्लम। प्लेस करना, नीचे जब गिराओगे उसको तो क्या होगा, पार्टिकल अलग हो जाते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और जब कंपैक्ट कर रहे हो, अच्छे से कंपैक्ट नहीं करोगे तो हनी कॉम्बिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग आपको पता है कि एडिक्वेट स्ट्रेंथ अगर हम चाहते हैं, अगर प्रॉपर स्ट्रेंथ हम चाह रहे हैं तो क्यूरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जो भी उसके हिसाब से 7 डेज है या 14 डेज है या कितने दिन की भी क्यूरिंग है, उसी हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, फॉर्मवर्क इरेक्शन should be proper, desired shape and surface finish of the obtain। जो फॉर्म वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम बना रहे हो तो उसका बॉक्स जो बाहर वाला होगा, फॉर्म वर्क शटरिंग करोगे आप। बीम बनाओगे तब भी शटरिंग करोगे, जब आप ऊपर स्लैब बना रहे हो तब भी शटरिंग करोगे। तो वो अगर सही नहीं है तो शटर की जैसी शेप होगी वैसे ही आएगा। तो शेप सही होनी चाहिए, जिस डिजायर शेप में हम चाह रहे हैं या जिस फिनिशिंग में चाह रहे हैं उसी हिसाब से हमने क्या है, फॉर्म वर्क लगाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, अब स्टील की बारी आ गई है कि स्टील पे हम कैसे कंट्रोल करेंगे। स्टील पे कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है। स्टील भी तुम पढ़ रहे हो, आरसी में पढ़ के आए, ऊपर स्टीटी पढ़ा है, वो सारे पॉइंट वही वाले हैं। जब आप
कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ी थी आपने, तब आपने पढ़ा होगा वो सारी चीजें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, क्या मिक्स करते हैं हम, सारा उसके अंदर। उसके बाद स्टील अब पढ़ रहे हो तो वही अब यहाँ पे वो चीज दे रखी है। स्टील इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आरसीसी में, ऊपर भी इसने सेम चीज लिखी है कि कंक्रीट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पेशल केयर शुड बी टेकन फॉर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। जब हमने क्या है मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, रेनफोर्स यूज कर रहे हैं, तो तब हमें क्या है उसके ऊपर कंट्रोल, पूरी एक्सरसाइज के ऊपर कंट्रोल रहता है। वर्क एज नॉट ओनली कॉस्टली एंड मेजर आइटम ऑफ द कंसर्न। इसकी वजह से ही क्या है हमारा प्रोजेक्ट रेनफोर्स अब यूज करते हैं तो ज्यादा प्रोजेक्ट हमारा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। कॉस्टली भी होता है और मेजर आइटम भी है ये, क्योंकि यही सपोर्ट देगी हमारे जो कंक्रीट है उसको। बिना उसके आप कंक्रीट को अगर बिछा भी दोगे तो वो फिर बाद में गिर जाएगा। बट बिकॉज एनी लैप्स कॉज टेंशन एंड शियर फेलियर। टेंशन पता है मुड़ जाएगा, सॉरी खिंच जाएगा, शियर जो है आपस में रगड़ होती है जो। तो अगर हम लोग इसके बीच में गैप रह जाता है, अगर कोई भी लैप्स रह जाता है तो उसकी वजह से टेंशन और शियर फेलियर हो सकता है, हमारा बेंडिंग हो जाएगी हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये पॉइंट है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है जब हम लोग क्या है स्टील हम की क्वालिटी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि वेस्टेज मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टील जो रेनफोर्स लाते हैं, स्टील लाते हैं, उसको काटते हैं, ठीक है, जो हमें जिस शेप का चाहिए। तो जो कटिंग कर रहे हो आप, कटिंग करते टाइम वेस्टेज मिनिमम करनी है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकल बने। उसके बाद सेकंड, स्टील बार शुड बी गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का होगा तभी उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। गुड क्वालिटी का होने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए और उसके ऊपर जंग नहीं लगना चाहिए, पपड़ी वो बनती है जो वो नहीं होना चाहिए, और कोई भी हार्मफुल कोटिंग उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, रेनफोर्स डिटेल मस्ट बी डिजाइन स्ट्रक्चरल इंजीनियर। अगर आप रेनफोर्स बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको रेनफोर्स डिजाइनिंग जो है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो उससे करवा के लेने की, कैसे हमने उसमें स्लैब में कौन सी वाली बार प्रोवाइड करनी है, बैंडिंग कहाँ पर प्रोवाइड करनी है, वो सब ज्यादा जगह बच जाएगी और उसके बाद में स्ट्रक्चर आपका डैमेज हो सकता है। तो इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। उसके बाद स्टील बार शुड बी एडिकेट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हार्ड होना चाहिए। डू नॉट गेट डिस्प्ले, मतलब मुड़ ना जाए जब हम उसको यूज करें। व्हेन द कंक्रीट प्लेस और कंपैक्ट, जब हम उसके ऊपर कंक्रीट रखें या उसको कंपैक्ट करें तो ऐसा ना हो कि वो डिस्प्ले हो जाए। तो उसके अंदर जितनी स्ट्रेंथ हमें चाहिए है, जितनी रिजिडिटी हमें चाहिए उतनी होनी चाहिए। प्लेसिंग ऑफ बार नॉट शुड बी डन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। आप बार है उनको जोड़ रहे हो, 2 बार जोड़ रहे हो और यहीं पे आपका ऊपर से क्या है लोड आना था, तो वहां पे आपने बार को नहीं जोड़ना है जहां पे लोड आना है। मान लो इधर जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं कि जिसके ऊपर आपने वहीं पे ही सेंटर आ जाए जहां पे आप जोड़ रहे हो आप। तो स्प्लेसिंग ऑफ बार वहां पे नहीं होनी चाहिए जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस है। उसके बाद एज पर पॉसिबल वेल्डिंग बार शुड बी अवॉइडेड। वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए बार की, जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब आप वही सेम चीज है, एक इधर बार है, दोनों का आपने वेल्डिंग से जोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। आपने ऐसे कर रहे हो फिर उसके बाद उसके ऊपर ऐसे लैप करके, मतलब ओवरलैप हमने जरूर करना है, ठीक है, उससे स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। तो वेल्डिंग अवॉइड करनी है, ओवरलैप हमने लैप एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन, जो भी हमें स्पेसिफिकेशन मिली है लोड ट्रांसफर करने के लिए, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो बार को है जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे दे दिया इसने, ये तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो स्लैब के अंदर जो कवर है वो कितना होना चाहिए, 15 mm से कम नहीं होना चाहिए। बीम के अंदर 20 mm से कम नहीं होना चाहिए और कॉलम के अंदर क्या है 40 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, टू अवॉइड द क्रोजन ऑफ स्टील। क्योंकि ऊपर से मॉइस्चर अगर उसके अंदर एंटर करेगा, कवर सही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रस्टिंग आ जाएगी, उसके ऊपर कोरेजन लग जाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये कुछ लिमिट है, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। ये तो तुमने आरसीसी में पहले भी पढ़ी होगी। उसके बाद लास्ट जो है इन आरसीसी वर्क
बेंडिंग एंड बाइंडिंग, ठीक है, बेंडिंग और बाइंडिंग शुड बी प्रॉपरली चेक। ऐसे ना हो कि वो बैंड हो जाए, जहां पे सॉरी आपका जो है जहां पे हमने उसको मोड़ के लगाएंगे, सरिये को मोड़ रहे हैं या फिर किसी के साथ बांध रहे हैं, दो को जोड़ रहे हैं, ठीक है, बेंडिंग कर रहे हैं या बाइंडिंग कर रहे हैं, शुड बी प्रॉपरली चेक। वहां पे प्रॉपर तरीके से चेकिंग होनी चाहिए। इफ एनी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व, अगर हमें कोई डिफेक्ट लग रहा है तो साथ के साथ रेक्टिफाई करना है हमने इमीडिएटली, उसको आगे बढ़ाना नहीं है। तो इन सारी चीजों का क्या है, हमें ध्यान रखना है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रेनफोर्स क्या है और कंक्रीट बिछा रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग सैनिटरी सिस्टम, मतलब आपका जो वेस्टेज जाएगी या पानी की सप्लाई के लिए हम जो पाइप बिछा रहे हैं, तो उस टाइम हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड इन ऑल टाइप ऑफ द बिल्डिंग, ये बात आपको पता है कि हमें इसेंशियल सर्विस है, उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। फॉर दिस सर्विस पाइप आर जनरली इम्बेडेड एंड कंसील बिलो द फ्लोर, नीचे की साइड होती है पाइप ज्यादातर। दस वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द क्वालिटी, इसीलिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब बिछा रहे हैं तभी ध्यान दें। अलाइनमेंट, जो उसका मतलब स्लोप कितना रखना है, वर्किंग ऑफ दिस फिटिंग लेइंग स्टेज, जब हम उसको वर्किंग करवाने के लिए ले कर रहे हैं, बिछा रहे हैं, तो तब हमें ध्यान रखना चाहिए। एज द रिपेयरिंग एंड रिमूविंग डिफेक्ट, जो भी साथ के साथ वही ऊपर कि जो भी अगर डिफेक्ट हमें लगता है, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफेक्ट को, तो उसको वहां से रिमूव करने के लिए साथ के साथ, ताकि बाद में हमें कोई डिफिकल्टी ना आए, तो हमें साथ के साथ ध्यान देना है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना है। पहला है मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होगा तो अपने आप दिखते नहीं आएंगी। तो मटेरियल, पाइप का जो फिटिंग है या आउटलेट है, जो भी उसके ऊपर पाइप लगनी है, वो शुड नॉट बी सब स्टैंडर्ड। ऐसा ना हो कि लो स्टैंडर्ड का आप प्रोवाइड करो, स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही प्रोवाइड करना है। उसके बाद दिस सर्विस शुड बी लेड इन द बिल्डिंग एक्सपीरियंस प्लम्बर, जिसको नॉलेज है उसी से ही प्रोवाइड करना है। ऐसे किसी को भी उठा के नहीं लाना है, क्योंकि उसको ना ही पता होगा कि कितना स्लोप देना है, कितनी कौन सी पाइप कहाँ पे सुटेबल रहेगी। स्लोप और अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। स्लोप का सबसे ज्यादा ध्यान जो है आपका सैनिटरी वाली जो पाइप है, सीवर वाली पाइप है, वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि तभी जो वेस्टेज निकलेगा आराम से बाहर की साइड जा पाएगा जब प्रॉपरली हम उसके अंदर स्लोप देंगे। उसके बाद ज्वाइंट प्रॉपर चेक होने चाहिए, कोई भी लीकेज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पाइप इज कंप्लीटेड, टेस्टिंग फॉर, जो टेस्ट करते हैं हम वाटर सप्लाई में, तुम्हें पढ़ा होगा, लीकेज टेस्ट करते हैं, वाटर फ्लो टेस्ट करते हैं, स्लोप टेस्ट करते हैं, वो सारे टेस्ट हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें, अलाइनमेंट चेक करेंगे, स्लोप टेस्ट करेंगे और लीकेज टेस्ट करेंगे, सारे टेस्ट हम करके देखेंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन के लिए बीच बीच में हमें चेक करने के लिए, साफ करने के लिए मैनहोल और ड्रॉप मैनहोल बनाते हैं, तो वो जरूर बनाने चाहिए हमें जब हम सैनिटरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम रूटीन जो इंस्पेक्शन है वो कर सकें। क्योंकि ब्लॉकेज होएगी तो पाइप में अगर कहीं पे भी हमारा मैनहोल नहीं है तो हम नहीं चेक कर सकते कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। उसके बाद द एंटायर सिस्टम ऑफ द पाइप नेटवर्क रिलेटेड टू सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी एज पर द ड्राइंग, ठीक है, जो ड्राइंग हमें बना के दी है आर्किटेक्ट या इंजीनियर, उसी के हिसाब से हमने सारी जो पाइप है उनकी पोजीशन जो है उनको लेइंग उसी के हिसाब से करना है। और जो ड्राइंग बन के आती है उसके अंदर जब जो सैनिटरी पाइप और वाटर सप्लाई पाइप जो होती है ना, उनका कलर करके रेड और ग्रीन कलर से उनको शो करते हैं ये, इसलिए जो ड्राइंग बन के आई है उसके अंदर शो होना चाहिए कलर्ड लाइन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट, वाटर सप्लाई पाइप शुड बी प्रॉपरली कोटेड, जब वाटर सप्लाई पाइप उसको उसके ऊपर प्रॉपरली कोट होना चाहिए, और सीलिंग कंपाउंड जो उनको कोरेजन से प्रोटेक्ट करे, उसके ऊपर जो भी कवर हमने पाइप के ऊपर कलर करते हैं वो वही वाला होना चाहिए जो उसको कोरेजन से प्रोटेक्ट करे। लास्ट, क्वालिटी ऑफ द चेकिंग दिस सर्विस इज नेसेसरी, लेइंग स्टेज ओनली आफ्टरवर्ड, एवरीथिंग गेट कंसील्ड बिलो द फ्लोर। जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हम ले कर रहे हैं, उसको बिछा रहे हैं,
तभी साथ के साथ चेक होना चाहिए। आफ्टर वार्ड क्या हो जाता है, एवरीथिंग गेट कंसील बिलो द फ्लोर। मैंने पहले भी बताया है कि फ्लोर के नीचे चली जाएंगी, फिर हम नहीं चेक कर सकते फाड़ को चेक। तो एक क्लेवर कॉन्ट्रैक्टर, वही बात आ गई कि क्लेवर जो ज्यादा चालाक कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड सब स्टैंडर्ड मटेरियल फिटिंग बिलो द फ्लोर। नीचे की साइड क्या करेगा, घटिया क्वालिटी के जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के आपके प्रोडक्ट है वो लगाएगा, एंड गुड क्वालिटी मटेरियल एट द आउटलेट एंड, जहां बाहर दिखना है, विच इज सीन एंड प्रोटेक्टिव ओपन टू डिवाइस क्लाइंट, जहां पे रिसीव क्लाइंट जो दिखेगी क्लाइंट को, लाइक क्या क्या दिखेंगे उसको, कंसील, टैप, शावर जो हो गया, कॉक, वॉश बेसिन, जो भी ऊपर की साइड दिखेंगी टूटिया वगैरह वो सारी सही लगा देगा। अंदर की साइड पाइप में वो क्या कर देता है, गड़बड़ करता है। The quality inspector should be great care inspecting this service to the ill attempt of the misleading people। इसीलिए क्या है, जो इस क्वालिटी इंस्पेक्टर है या साइट इंजीनियर है जो भी वहां पे काम कर रहा है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो बहुत ज्यादा मतलब जब सर्विस प्रोवाइड हो रही है वहां पे ध्यान दे, ताकि जो मिसलीडिंग कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर पीपल्स को वो ना कर पाए। तो ये 7 चैप्टर जो हमारा वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 8th और 9th वो जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू। और सॉरी मैंने सब ए वालों को लिंक नहीं भेजा जो मुझे बाद में पता चला। ओके बच्चे।